दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है स्त्री का अस्तित्व। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद। क्यों रे रामू, बहू को घर कब लाएगा? गोपाल काका ने खटिया पर लेटे लेटे ही सवाल किया। रामू उनके बड़े भाई का लड़का था। इंटर करने के बाद ही गोपाल काका ने फौज ज्वाइन कर ली थी और वह अपनी पोस्टिंग पर चले गए थे और यहाँ पर उनके बड़े भाई ही सारी खेती की देखभाल कर घर की देखभाल भी करते थे। गोपाल काका विवाह हुआ था पर हुआ नहीं हुआ एक जैसा ही था। घरेलू कलह ने उनके दाम्पत्य जीवन को लील लिया था और जवानी के जोश में गोपाल काका को भी श्रवण कुमार बनने का भूत सवार था। रामू उनको अनसुना करते हुए तेजी से पुराना कपड़ा हाथ में उठाकर आंगन में रखी मोटरसाइकिल पोंछने लगा। सब पर बोझ बनकर बैठे हैं, ना घर बसाया न परिवार। अब पराई स्त्रियों की खबर न रखेंगे तो भला और क्या करेंगे? अपनी पत्नी की खोज खबर तक न ली, अब सबकी बहुओं की जानकारी चाहिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। राम के साथ यह रोज का ही नाटक था। गाहे बगाहे हर कभी गोपाल काका उसे बहू को लाने के लिए टोकते रहते थे। रामू जो कि माता पिता का भक्त था और उनकी भक्ति में आकर वह अपनी पत्नी पर हाथ उठा बैठा था, इससे नाराज होकर उसकी पत्नी अपने मायके में जाकर 2 साल से बैठी हुई थी और अपनी जिद और अहंकार में न आने का नाम ले रही थी, न रामू उसे लाने का नाम ले रहा था। और यही बात को बार बार गोपाल काका कहते थे। उन्हें लगता था कि बहू को ले आना चाहिए, क्योंकि यही गलती कभी उन्होंने भी की थी जिसकी सजा आज वह भुगत रहे थे। और वह नहीं चाहते थे कि रामू भी उन्हीं की तरह हालत हो, इसीलिए वह रामू को बार बार टोक देते थे और रामू था कि हर बार उनको कड़क जवाब दे देता था। पर अपनी बेइज्जती होते देखकर भी गोपाल काका रामू का भला ही सोचते थे, क्योंकि वह रामू को अपने बेटे के समान ही प्यार करते थे। बचपन से ही वह उनकी गोद में खिलाया था। रामू भी उनकी बहुत इज्जत और सम्मान करता था, मगर वह बहू लाने के बाद से कभी कभी बहुत चिढ़ जाता था और वह कड़क जवाब दे देता था। बड़बड़ाते हुए बाइक साफ करके वो नौकरी पर चले गया। गोपाल चाचा भी अपनी इस उपेक्षा पर मुस्कुराकर मौन रह गए। शायद उनका यही एकमात्र प्रायश्चित था। कभी श्रवण कुमार कहे जाने वाले गोपाल के मुंह से निकली बात पत्थर नहीं, पत्थर की लकीर मानी जाती थी। लंबे चौड़े डीडोल वाले गोपाल काका जवानी में ही गांव के बाहुबली थे, पर उनका चरित्र एकदम उज्जवल था। फिर वह फौज में चले गए थे। सादो महा असील की सपने में छुई जाए, आप निभावे जन्म भर लड़कन की नहीं कही जाए। रघुकुल की रीत की तरह बात के धनी गोपाल काका के वचन भी लोग गारंटी लेते थे। कहते थे कि बंदूक की गोली बदल सकती है पर गोपाल की बोली नहीं बदल सकती है। किसे पता था कि यही आन एक दिन उनका जीवन यूं तहस नहस कर देगी। अब फौज से रिटायर गोपाल की जगह पराई इच्छा पर निर्भर रहने वाले बोझ से अधिक नहीं थी। परिवार में उनके पास अब एक खटिया, 2 जोड़ी कपड़े, एक बिस्तर और इस पेड़ के नीचे गुजरती हुई जिंदगी थी। कुल मिलाकर यही था। अब गोपाल काका के हाथ में पेंशन आती थी तो खर्च के पैसे, अपने खाने के पैसे भी उन्हें देना पड़ते थे। उसके बावजूद भी बहुएं उनके नखरे करके 3 टाइम का भोजन करवाती थी, पर गोपाल काका ने ऐसे अपना प्रायश्चित मानकर स्वीकार कर लिया था और अब वह दिन गुजार रहे थे। पर इन हालातों में भी गोपाल काका ने अपना ध्यान भजन पूजन नहीं छोड़ा था। एक यही संपत्ति गोपाल काका के पास थी जो कि उनके परिवार से उनको मिले हुए संस्कार पर आधारित थी और उसे वह निभा रहे थे। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब गोपाल काका नहाकर भगवान को नहलाते न हो और भोग प्रसाद लगाकर खुद खाना खाते थे। वो जब तक खर्च करते थे तब तक ही जरूरी होते थे और फिर धीरे धीरे कब गैर जरूरी हो जाते थे खुद ही ना जान पाते थे। उन्हें ना विवाहित कह सकते थे ना अविवाहित। रंग रूप में पुरुषोचित आदर्शों पर खरे गोपाल गृहस्थी होते हुए भी गृहस्थ न थे। उनका कमरा बस सफाई के नाम पर खुलता और बंद होता था। दीवार पर टंगी उनके विवाह की एकमात्र श्वेत शाम तस्वीर ही थी। स्त्री का अस्तित्व उस कमरे में। चाची की तो उनकी स्मृतियों में भी बड़ी धुंधली सी यादें थी। उन्हें उसने कभी अपने घर में न देखा था। चाचा की जिम्मेदारी, रोटी पानी सबको बोझ लगता था, पर चाचा को कभी कोई बोझ न लगा था।
वो हार श्रृंगार के पेड़ के नीचे पड़ी टीन के नीचे ही लेटे थे। उनकी खटिया और वो जगह ही उनकी दुनिया थी। जमीन पर पड़े फूल और चाचा में कभी कभी उसे बड़ा साम्य लगता था। अघोरी थे पूरे, ग्रस्त होकर भी सन्यासी। रात को जब रामू घर लौटा तो आग तापते हुए गोपाल ने उसे अपने पास बुला लिया और समझाते हुए कहा, लल्ला बात मान ले, गुस्सा थूक जाकर बहू को लेके राजा। राग तब रामू ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, भुगतता रहूं आपकी बात मानकर। अगर उस दिन मंडप से उठ जाता तो आज ठाठ से दूजा ब्याह कर चैन से जी रहा होता। फिर व्यंग से बोला, समझा भी कौन रहा है, मुझे आप समझा रहे हो जिसका घर द्वार कभी बसा ही नहीं। सही चोट की हो भतीजे। लोह पुरुष माने जाने वाले गोपाल चाचा आज सिर झुकाए, आंखें आंसुओं से भरकर दोनों आंखों में आंसू सजाए बैठे थे। ऊ का है कि हम नहीं चाहते हैं कि इस आंगन में एक दूसरा गोपाल और बने। अगर तुम्हें किसी की अधब्याई लड़की छोड़ना पुरुष लग रहा था तो ना मानते हमारी बात। कौन सा हमने दोनाली लगा दिए थे तुम्हारी कनपटी से। कहते कहते फौलाद से गोपाल काका उस पल में भीतर और बाहर दोनों ओर से मोमबत्ती की तरह पिघलने लगे। रामू अपने जीवन में पहली बार उनका यह रूप देखकर पसी उठा। यूं तो रामू बचपन से ही उनकी छत्री छाया में ही रहा था। रामू के पालन पोषण में उनका ही ज़्यादा हाथ था और रामू आज तक उनकी यह हालत कभी नहीं देखी थी जो आज देखी थी। रामू ने उनको कभी रोते नहीं देखा था और आज गोपाल काका उसके सामने फपक फपक कर रो रहे थे। और रामू अचानक आगे बढ़कर उन्हें सीने से लगाते हुए बोला, बुरा मत मानो चाचा, मेरा आपका दिल दुखाने का मन न था। 6 फुट ऊंचा फौजी जिसने दुश्मन की गोली से खौफ न खाया हो वो गोली से दहल गया। रंवा, मुझे भी तेरी चाची बड़ी प्यारी थी पर उसमें बड़ी ऐंठ थी और मुझसे अपनी बात की टेक थी। मैं श्रवण कुमार तो बन लिया अपनी माँ का, पर उसका पति न बन पाया। बस अपनी बात का धन ही हाथ लगा मेरे को। वो होती तो हम एक दूजे का सहारा होते, हमारा परिवार होता। आज बुढ़ापे की दहलीज छूने जा रहा हूँ, मगर क्या जीवन है मेरा, दूसरों पर बोझ हूँ। गोपाल चाचा के दिल का फोड़ा आज उसके सामने फूट पड़ा था। मवाद ज्वालामुखी के लावे सा बह रहा था। रामू ने सपने में भी ना सोचा था कि हसमुख चंचल नदी से बहने वाले गोपाल चाचा के मन में इतने सारी दुख की गाज जमे होगी। उसने उन्हें जी भरकर रोने दिया। चाचा के मन का ज्वार जब मंद पड़ चुका था वो खुद को संयत करके बोले, रमवा, जो गलती मैंने की उसे तू मत दोहराना बेटा। गलती कैसी गलती चाचा, उसने हैरानी से कहा। गोपाल चाचा उस पल में न जाने कितने वर्षों पीछे लौट गए। शून्य में देखते हुए बोले, मैं अपने विवाहित जीवन की रत्ती रत्ती बातें अपनी माँ को बताया करता था। आज्ञाकारिता के बेताल ने कभी भी मेरी पीठ से उतरना मंजूर न किया। मेरी माँ ने मुझे जितना प्यार दिया उससे ज़्यादा मुझ पर इतना ज़्यादा अधिकार किया कि मुझे अपनी छाया के बाहर निकलने ही ना दिया। माँ की जिद में उसे देश निकाला दे दिया। अगर किसी ने समझाया होता तो आज अमर वेलसा दूसरों की गृहस्थी पर ना पल रहा होता। वो घर होती तो आज तेरे भाई बहन तेरे जितने ही होते। अब मुझे अपनी गलती का बहुत पश्चाताप है और मुझे तेरी काकी की बहुत याद आती है। अगर अब मैं करूं तो क्या करूं? जीवन साथी की जरूरत इस उम्र में सबसे ज़्यादा होती है। समय रहते आंखें खोल ले। उसने जो चाहा सो किया, जो दिखाया सो देखा। यह भांप ही नहीं पाया कि उसके लिए भी मेरे कुछ कर्तव्य हैं, जिसे आग पानी की कस्में देकर अपने साथ लेकर आया हूँ। तू खुद ही देख ले अब कौन है मेरा और मैं किसका हूँ। रामू ने उन्हें कसकर अपनी बाहों में भींच लिया और उन्हीं की चारपाई पर लेट गया। गृहस्थी का मर्म चाचा के चेहरे की लकीरों में किसी नदी के भंवर सा घूम रहा था। वो धीरे से बोला, चाचा। उन्होंने उत्तर दिया, दादी बाबा तो कब के गुजर गए। ये चाची को ना लाने की भीष्म प्रतिज्ञा कब तक निभाओगे? ले क्यों नहीं आते हो? वो भी तो निभा रही है रंवा, जाने जिंदा है भी कि नहीं है। चाचा आसमान की ओर ताकते हुए बोले। अगली सुबह चाचा देर तक सोए। आंगन में चहल पहल कम थी। रामू की मोटरसाइकिल भी जगह पर थी। वो नित्य नियम को मंदिर चले गए। 3 दिन हुए, रामू की शक्ल न दिखी। भाभियां यूं भी नाराज रहती थी। सबको उनके खाली कमरे की जरूरत थी, पर उन्होंने उसे पूजा के फूल की तरह किसी को ना सौंपा था। खाना की थाली देने आए बच्चों से महीने का खर्च भिजवा देते और रामू को गए आज 5 दिन हो गए थे। मंदिर में चाचा ने आज दिया जलाया था। उसकी गृहस्थी की कुशलता का
गोधूली के बाद घर पहुंचे तो पाया कि उनकी खटिया आज हार श्रृंगार के नीचे न थी। आंगन में अजीब सी रौनक थी, कोने में हंसी छिठोली थी। आंगन के तार पर राघव के मेले कपड़े देखकर उन्हें भारी राहत मिली। अरे रंवा, बहू ले आया क्या? उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा। हाँ चाचा, वो बाहर आते हुए बोला। उसके पीछे बहू भी चली आ रही थी। उसने धीरे से आंगन की बत्ती जला दी। गोपाल को बरसों बाद भी कोने की भीड़ में वो चेहरा न जाने क्यों दिखने लगा, थोड़ी चांदी के साथ। वह लटक काका आज भी नहीं भूले थे, मगर अपनी गलतफहमी समझकर उन्हें सोचा शायद बहू आने की खुशी में मैं बोरा गया हूँ। उन्होंने अपने सिर में खुद ही चपत लगाते हुए कहा, चाचा अपने कमरे की चाबी दीजिए। रामू उनके चरण स्पर्श करते हुए बोला, बहू को मुंह दिखाई चाहिए। हाँ, आज तूने मेरी बात मानकर मुझे बेमोल खरीद लिया। उन्होंने जनेऊ से निकालकर उसे सहर्ष चाबी देकर कहा, मगर ये क्या? बहू तो उनके पैर छूकर सीधे रसोई घर में लौट गई। वो अपनी खटिया पर आराम करने के लिए खोजने लगे, न मिलने पर बाहर चबूतरे पर बैठ गए। देर रात उन्हें रामू ने खाने को आवाज़ लगाई, तब पाया कि उनके कमरे की बत्ती जल रही थी। साफ सुथरी खिले हुए हर श्रृंगार की महक आज उस बंद कमरे की सीलन निकालकर साधिकार घुस रही थी। चांद की छनती रोशनी में चुनरी की साड़ी पहने एक अजनबी आकृति थाली लिए उनकी ओर बढ़ी। वो घबराकर कमरे की ओर उल्टे पैर लौट पड़े। कमरे में बल्ब की रोशनी में पाया कि ये आकृति रामू की बहू नहीं, उनकी सहधर्मिणी ब्रजेश कुमारी की थी। बरसों बाद इस तरह सामने होने पर वे मौन रह गए। आंसू दोनों ओर थे। उम्र के निशानों पर विरह के प्रतीक स्पष्ट थे। उन्हें याद आ गए वह दिन जब वह ब्रजेश को बहाकर लाए थे। शर्माती सकुचाती जब इस कमरे में ब्रजेश आई थी, लेकिन उसकी मां ने एक अधिकार उन पर था और वह अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहती थी। इस वजह से उन्होंने कभी ब्रजेश और काका दोनों का मिलन होने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से रोज घर में खटपट होती थी। राजा काका तो रहते थे अपनी फौज की ड्यूटी में और यहाँ सास बहू में खटपट मची रहती थी। और आखिरकार एक दिन ब्रजेश घर छोड़कर चले गई। गोपाल काका भी अपने ईगो के चलते उसको लेने नहीं गए। गोपाल काका की जिद थी कि जब खुद ही गई तो खुद ही वापस आ जाएगी, और इस जिद में आग में घी डाल देती थी उनकी माँ। इस तरह से गोपाल काका का जीवन जीते जी नर्क समान हो गया था। और आज स्थिति यह हो गई थी कि वह दूसरों के ऊपर डिपेंड थे, अगर आश्रित थे। अगर पेंशन न होती तो कभी कभी यह सवाल काका के मन में उठता था, मगर फिर वह उस बात को भूलकर बची हुई जिंदगी का बोझ ढोने लगते थे और अपने पापों का प्रायश्चित करने लगे थे। उन्हें चाची के यहाँ न होने में स्वयं की गलती नजर आ रही थी, पर ईगो के कारण वह उन्हें लेने नहीं जा पा रहे थे। और आज वह चाचे को सामने देख शर्मिंदा भी थे, प्रसन्न भी थे। खाइए ना। वो अधिकार आवाज़ सुनकर वर्तमान में लौटे और बोले, ब्रजेश बहुत दिन लगा दिए आने में। अब वो बोली, मैं भी तो आपका ही रास्ता देख रही थी। इतने दिन रास्ता देखने में ही निकाल दिए, आप भी तो नहीं आए। चलो अब बीती बातें भुलाते हैं और नया जीवन शुरू करते हैं। और फिर आंगन में हाथ धोते हुए उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, रमवा। क्या है चाचा? वो शर्ट पहनकर आता हुआ। बहू नहीं लाया? लाया हूँ ना चाचा, आपकी भी और अपनी दादी की भी। उस दिन आपकी बातें और आपकी सूनी आंखों ने मुझे विरह की बड़ी विकृत तस्वीर दिखाई थी। मैंने कसम खा ली थी कि दुल्हन के साथ चाची की भी वापसी हो गई। आपकी हालत की जिम्मेदार वो प्रतिज्ञा है। आप मुझ में खुद को देख रहे थे, तो क्या मैं आप में खुद को नहीं देख सकता था? पापा की आंखों में आंखें डालकर मैंने कह दिया था कि अब इतिहास नहीं दोहराया जाएगा। इतना कहकर ससुराल निकल गया था। बड़ी मान मनोबल से आपकी दुल्हन को मैंने मनाया और आपके ससुराल उसे लेकर ही पहुंच गया। अभी तक आपने देखा होगी ससुर जी बहू को लेकर आते थे, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ कि बहू अपनी सास को पीहर से लेकर ससुराल आई है ना चाचा? और वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। गोपाल चाचा की भी हंसी नहीं रुकी। अब ब्रजेश कुमारी भी मुस्कुरा रही थी। उस दिन पता तो मालूम था। चाची दुल्हन के साथ मुझे देखकर पहले तो पहचान ही नहीं पाई। जब लिपट कर रोई तो हमने वचन ले लिया साथ चलने का। हमने चाची को आपके बारे में सारी बात बताई कि किस तरह से आपका गुजारा हो रहा है, और आप भी उन्हें याद करते रहते हो, पर आप दोनों के अहम ने आपको दूर कर रखा है। आज उस गहरी खाई को मैं पूरने का प्रयास किया है। अब आप दोनों अपने अपने अहम को निकाल कर फेंको और ज़िंदगी को आराम से गुजारो। जाओ चाचा, अब उस कमरे की
में उसकी मालकिन का स्वागत करो, वह आपका इंतजार कर रही है। अब हम अध्याय नहीं हैं। जीवन साथी के साथ का जगमग दिया दोनों के विरह का अंधेरा दूर कर चुका था। अब चाचा ने भी अपने कमरे में आकर ब्रजेश कुमारी को गौर से देखा। ऐसे क्या देख रहे हैं जी? मैं देख रहा हूँ कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। जैसी ब्याह के लाया था वैसी ही हो, बस बालों में थोड़ी सफ़ेदी आ गई है, चाचा बोले। तब चाची बोली, आप भी तो बिल्कुल बदल गए हो जी। अरे मैं तुम्हारी याद में बदल गया हूँ। तुम्हारी याद में मेरी उम्र बहुत बढ़ गई है ब्रजेश, कहते हुए काका ने अपनी पत्नी को आलिंगन में भर लिया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।